दोस्तों आए दिन आप लोग क्राइम की घटनाएं सुनते हैं क्योंकि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया इसके थ्रू जो क्राइम है वो अब छुप नहीं पाता, लोगों तक पहुंचता है। और जिसके चलते जो कातिल होते हैं, जो क्राइम करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो भी बहुत जल्दी पुलिस की गिरफ्त में आते हैं क्योंकि अब जो दौर है ये डिजिटल दौर है और इसमें जो कातिल है ये ज़्यादा दिनों तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर जा नहीं सकता। इसमें मोबाइल फ़ोन, सीसीटीवी कैमरास, बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं पुलिस जिसके ज़रिए कातिल को बहुत जल्द से जल्द अपनी गिरफ्त में ले लेती है। और दोस्तों जो भी क्राइम की कहानियाँ आप लोग को सुनाई जाती हैं, इसमें जो आज की कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये कहानी अपने आप में एक ऐसी कहानी है कि आप लोगों ने इस तरीके की कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी। इस कहानी के अंदर एक महिला जो कि अपने पति के साथ में एक खुशहाल ज़िंदगी बिताती है, लेकिन इसी बीच में उसकी ज़िंदगी में एक और व्यक्ति आता है और जब वो दूसरा व्यक्ति आता है तो ये महिला अपने पति के सामने शर्त रखती है कि वो जो व्यक्ति है जिससे वो प्यार करती है ये भी हमारे साथ में ही रहेगा। और दोस्तों उसके बाद में आए दिन ये तीनों अब साथ में रहते हैं और लगभग 6 महीने तक ये तीनों साथ में रहते हैं। अब आप लोग अंदाज़ा लगाइए, एक पति उस घर में है, एक उसका प्रेमी उसी घर में रह रहा है और एक पत्नी है, यानी 2 व्यक्ति, एक पत्नी। यकीन दोस्तों इस पूरी घटना को अगर आप लोग विस्तार से सुनेंगे तो आप लोग अपना माथा पकड़ लेंगे और आप लोग ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि हमारे समाज में कुछ इस तरीके की ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि जिस पे सुनने और समझने और देखने से भी एक बार को कानों को यकीन नहीं होता है कि इस तरीके का भी समाज में हो रहा है। तो दोस्तों इस घटना के बारे में मैं आप लोग को बहुत डिटेल में बताऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अच्छा, आज की कहानी को शुरू करूं उससे पहले एक ज़रूरी अपडेट, वो ये है कि रात के 10 बजे, अभी चूँकि सर्दी का समय हो रहा है, रात काफ़ी बड़ी होने लगी है, तो रात के 10 बजते बजते काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। तो मैं आप लोगों से एक राय लेना चाहूँगा, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो हम लोग रात 8 बजे पब्लिक करेंगे और अगर आप लोग को ये 8 बजे का समय सही लगे तो सर्दी हम लोग जो वीडियो है वो रात के 8 बजे ही लेके आएंगे। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 8 बजे का जो समय है वो ठीक है या फिर जो 10 बजे वाला समय है वही ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट्स करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके जो भी कमेंट्स रहते हैं ये वीडियो के अंत में मैं पढ़ता हूँ तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इससे हमारी जो फैमिली है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे जो भी कमेंट्स करते हैं इनको मैं भली भांति जानता भी हूँ। और दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक शहर है गाज़ियाबाद और यहीं पर एक गांव पड़ता है। इस गांव का नाम है बहरामपुर। और दोस्तों इसी बहरामपुर में एक क्षेत्र पड़ता है क्रॉसिंग रिपब्लिक, और यहीं पर सुबह सुबह कुछ लोग जब वहाँ पर गाँव से अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो बराबर में ही एक खंडहर मकान था। अब कोई व्यक्ति जब उस खंडहर मकान की तरफ पहुँचता है और जैसे ही उस मकान के अंदर या तो वो इंटर करता है किसी वजह से, अब जैसे ही उस मकान के अंदर वो इंटर करता है उस खंडहर मकान के अंदर, तो देखता क्या है कि सामने एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और जो कि चादर में पूरी तरीके से लिपटी हुई है। अब ये व्यक्ति जैसे ही उस डेड बॉडी को देखता है तो इसके तो होश फाख्ता हो जाते हैं। ये व्यक्ति इससे पहले उस डेड बॉडी को पास जाकर नज़दीक से देखता, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर शायद इतनी हिम्मत नहीं थी, इसलिए दौड़ा दौड़ा अपने गाँव में आता है और वहाँ पर सारे लोगों को बताता है कि जो खंडहर मकान पड़ा हुआ है उसके अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब जैसे ही ये बात गांव वाले सुनते हैं, गांव वाले तुरंत दौड़ते हैं, भागते हैं, उस तरफ पहुंचते हैं तो वाकई ये जो व्यक्ति बता रहा था ये पूरी तरीके से पूर्णतः सत्य है। एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जो कि चादर में पूरी तरीके से लिपटी हुई है। और उसके बाद में वहीं से कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है। उसके बाद में जो ACP सलोनी अग्रवाल होती हैं, जब वो इस बारे में सुनती हैं कि एक मर्डर हो गया है, एक खंडहर मकान के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, वो तुरंत अपनी टीम के साथ में मौके पर पहुँचती हैं। और मौके पे पहुंचने के बाद में जब देखती हैं तो लोगों की भीड़ वहाँ पे खड़ी हुई है। लोगों को हटाते हुए जैसे तैसे उस डेड बॉडी की तरफ बढ़ते हैं। अब पुलिस वाले जैसे ही डेड बॉडी की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले उस डेड बॉडी को एक तरीके से देखते हैं तो पता चलता है कि इसके पेट पर, इसके सीने पर कई सारे चोट के निशान हैं, चाकू के घाव हैं और इसके गले पे भी निशान है, जिससे मालूम होता है कि पहले इस व्यक्ति की गला दबा के हत्या की है। अब पूरी जगह को जो क्राइम सीन था उसको अच्छे से बारीकी से जांचा जाता है, परखा जाता है, कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसा एविडेंस मिल सके। लेकिन पुलिस जो जांच वहाँ पर करती है क्राइम स्पॉट पर, तो उससे देखने को यही लगता है कि इस व्यक्ति की हत्या यहाँ पर नहीं हुई है, बल्कि हत्या कहीं और की गई है और उसके बाद में इसके शव को यहाँ पर लाकर फेंक दिया गया। अब उसके बाद में सबसे पहले पुलिस अब उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और कस्टडी में लेने के बाद में उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इधर पुलिस सबसे पहले जो आस पड़ोस के लोग थे उनसे पूछताछ करती है। तो पुलिस जब उन लोगों से पूछताछ करती है और साथ के साथ जब CCTV कैमरास खंगालती है तो पुलिस को एक तरीके से कुछ ऐसा क्लू मिलता है, कुछ ऐसी पहचान होती है, क्योंकि ये जो व्यक्ति मरा था सबसे पहले इसकी पहचान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी,
क्योंकि अगर पहचान हो जाती है तो इस केस को सॉल्व करने में या फिर किसी भी केस को सॉल्व करने में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती पुलिस को। क्योंकि अगर कहीं से ये पता चलता है कि ये व्यक्ति वहाँ का रहने वाला है तो वहाँ पर जांच कर चीज़ों को जाकर देखा जाता है, परखा जाता है, तो पुलिस को पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है मरने वाला, इसका नाम शिवम उर्फ सोनू है। शिवम उर्फ सोनू गुप्ता, इसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है और इसके जो पिता हैं उनका नाम अनमोल गुप्ता। अब दोस्तों पुलिस जो थी वो सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश करती है कि ये जो शिवम था उर्फ सोनू गुप्ता ये रहता कहाँ पे था। तो पुलिस को पता चलता है कि ये जो शिवम गुप्ता है ये पिछले 6 महीने से इसी बहरामपुर में एक किराए का कमरा लेकर रह रहा है। अब इसके घर के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि ज़िला जालौन का रहने वाला है और थाना पड़ता है गोहन, यहीं पर एक गाँव है नाबर, वहीं का रहने वाला है। उसके बाद में उसकी फैमिली को भी इत्तला की जाती है कि तुम्हारे बेटे के साथ में इस तरीके का हादसा हो गया। अब सबसे पहले जब फैमिली भी वहाँ पर पहुँचती है, उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट में इन चीज़ों का खुलासा हो जाता है कि इस व्यक्ति की जो हत्या की गई है तो सबसे पहले इसका गला दबाया गया है और गला दबाने के बाद में इसके सीने पर, इसके पेट पर चाकुओं से हमला किया गया है, जिसकी वजह से शिवम उर्फ सोनू की मौत हुई है। अब दोस्तों पुलिस सबसे पहले जो पत्नी थी आखिर वो कहाँ, इसके बारे में पता लगाना ज़रूरी था, क्योंकि घर वालों से पता चलता है कि शिवम शादीशुदा था। अब दोस्तों जिस किराए के मकान में रहता था उस किराए के मकान में जब पुलिस पहुंचती है, जो जिसके मकान में रहता था उसका नाम प्रमोद दीक्षित था, जो कि इसी बहरामपुर का रहने वाला है। अब प्रमोद दीक्षित के जब मकान में पुलिस पहुंचती है तो वहां पर सीढ़ियों पे ही पुलिस को कुछ ऐसा संदेह दिखाई पड़ता है कि सीढ़ियों के ऊपर कुछ खून के से धब्बे हैं जो मिटाए गए। उसके बाद में पुलिस फॉरेंसिक टीम को बुलाती है और फॉरेंसिक टीम को बुलाने के बाद में वहाँ की सारे स्थलों की जाँच की जाती है। तो जो धब्बे थे खून के वो उछल के सामने आ जाते। यानी एक चीज़ तो साफ थी कि जो शिवम की हत्या हुई है वो इसी घर के अंदर हुई है। अब दोस्तों पुलिस सबसे पहले शक के आधार पर उसकी जो पत्नी है जिसका नाम प्रियंका, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास है, अब शक के आधार पर पुलिस प्रियंका को गिरफ्तार करती है और पूछताछ के लिए थाने लेके आती है। और थाने लेके आने के बाद में प्रियंका को फ्रंट सीट पर बिठाला जाता है, सामने पुलिस बैठती है। अब प्रियंका से पूछताछ की जाती है। प्रियंका से पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारे पति की हत्या कैसे हुई, क्या तुम्हें तुम्हारे पति की हत्या के बारे में नहीं पता था, और अगर तुम्हारे पति की हत्या के बारे में तुम्हें नहीं पता था तो तुम्हारे मकान की जो सीढ़ियाँ हैं उस पर ये खून के निशान कैसे। लिहाजा प्रियंका जो थी ये पुलिस के सवालों के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती है और प्रियंका जो थी ये पुलिस की सख्ती के सामने, पुलिस के सवालों के सामने आखिरकार टूट जाती है। और टूटने के बाद में प्रियंका जो कहानी सुनाती है, ये कहानी अपने आप में एक ऐसी कहानी थी जो आप लोग कहेंगे कि आज का जो दौर है ये इतना ज़्यादा खतरनाक मोड़ ले चुका है, इतने ज़्यादा खतरनाक दौर में हम लोग इंटर कर चुके हैं कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। दरअसल ये प्रियंका बताती है कि गर्जन यादव जो कि बलिया ज़िले का रहने वाला है और उसके साथ में उसके अवैध संबंध थे। अब जब गर्जन यादव के साथ में उसके अवैध संबंध, अब इस बारे में दोस्तों कहते हैं ना कि ये चीज़ें चलती हैं तो ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाती। हालांकि चोरी छुपे ये गाड़ी जो है थोड़े दिनों चलती है, लेकिन उसके बाद में जब इन अवैध संबंधों से पर्दा उठता है तो जो इंसान अवैध संबंधों में होता है वो दुनिया में कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रहता। अब इस बात का पता आखिरकार इस शिवम को चलता है। अब शिवम को जब पता चलता है तो अपनी पत्नी प्रियंका से इस बारे में सवाल करता है। जब पत्नी से सवाल करता है तो पत्नी उससे लड़ने लगती है, झगड़ने लगती है। अब आए दिन दोनों के बीच में इस सब को लेकर लगातार झगड़ा होने लगा था और इसी तरीके से जो झगड़ा था ये लगातार चल रहा था। और इसी साल मार्च 2023 में जो प्रियंका थी अपने पति शिवम से काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करती है और अपने बच्चों और अपने पति को छोड़कर गर्जन यादव के पास बलिया ज़िले पहुँच जाती है। अब जब प्रियंका घर छोड़ के जा चुकी थी तो शिवम था ये पूरी तरीके से अकेला रह गया था, क्योंकि मेहनत मजदूरी करता था। इधर पत्नी के साथ में अपने गांव से दूर आकर यहाँ पर रह रहा था नोएडा में। अब उसके बाद में जब ये देखता है कि पत्नी छोड़ के जा चुकी है, बच्चों की जिम्मेदारी, अब घर वालों को भी क्या बताए पत्नी चली गई, इसलिए बड़ा परेशान है। एक तरफ इज्जत दाव पे लगेगी और दूसरी तरफ यह है कि बच्चे, अब इनकी परवरिश कौन करेगा। यानी शिवम अब पूरी तरीके से अकेला हो चुका था, इसलिए ये फैसला करता है कि क्यों ना प्रियंका को ढूंढा जाए। अब उसके बाद में ये प्रियंका की तलाश शुरू करता है तो आखिरकार इससे पता चल जाता है कि ये अपने प्रेमी जिसका नाम गर्जन यादव है उसी के साथ बलिया ज़िले में रह रही है। अब जैसे ही इसे पता चलता है ये वहाँ पर धमक जाता है। अब जैसे ही अपनी पत्नी के सामने पहुँचता है तो पत्नी इसे देखकर एकदम से चौंक जाती है। सामने गर्जन यादव भी होता है जो प्रेमी है। वो इससे तरह तरीके के सवाल करती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो जो शिवम था उर्फ सोनू गुप्ता ये अपनी पत्नी के सामने रोने लगता है और गिड़गिड़ाने लगता है। उससे एक तरीके से अगर कोई उससे गलती हुई है तो माफ़ी मांगता है, लेकिन उससे कहता है कि तुम वापस चलो।
लेकिन जो प्रियंका थी वो इस शिवम के साथ आने से पूरी तरीके से इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं गर्जन के साथ खुश हूँ और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी ज़िंदगी में वापस लौटना नहीं चाहती। लेकिन जो शिवम था ये अपने टूटते हुए घर को देख रहा था, एक तरफ बच्चों की तरफ देख रहा था, उनका प्रेम इसे परेशान कर रहा था। इसलिए ये कहता है कि तुम जो भी चाहो, जो शर्त रख लो, लेकिन मेरे साथ चलो। तो उस पर प्रियंका कहती है कि शर्त एक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, अपने बच्चों के साथ रहूँगी, लेकिन जो गर्जन यादव है ये भी हमारे साथ चलेगा और हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगा। अब दोस्तों ज़रा सोचने वाली बात है कि ये बात कितनी ज़्यादा खतरनाक है कि एक पति अपनी पति को ये इजाज़त दे कि कोई गैर मर्द आकर उसके घर में रहे, और जैसे वो मेरे यानी पति के साथ रहती है इसी तरीके से अपनी प्रेमी के साथ रहे, और वो जो व्यक्ति था, जो पति था, वो इन सारी चीज़ों को बैठ कर देखे। यकीनन दोस्तों ये किसी भी पति के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है। लेकिन जो शिवम था इसके ऊपर बच्चों की मोहब्बत इस कदर हावी होती है कि ये अपने बच्चों की मोहब्बत में देखते हुए सोचता है कि घर नहीं बिगड़ना चाहिए। इसलिए ये प्रियंका की शर्त मान लेता है और कहता है कि ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसा ही होगा, तुम अपने प्रेमी गर्जन यादव को कह दो कि वो हमारे साथ चले। अब दोस्तों शिवम जो था वो सीधे दिल का इंसान, उसके दिल में कोई पाप नहीं, कुछ ऐसा नहीं कि वो गर्जन यादव को अपने साथ ले जाकर उसकी हत्या कर दे या फिर ऐसा कुछ नहीं। शिवम यादव बेचारा सीधे दिल का, ये अपनी पत्नी और गर्जन यादव उसके प्रेमी को लेकर इसी नोएडा में पहुंच जाता है, और यहीं पर जो बहरामपुर है यहीं पर एक किराए का कमरा रहता है, और उसी कमरे के अंदर खुद और अपने बच्चे और साथ में उसका जो प्रेमी गर्जन यादव, अब ये सारे के सारे लोग रहने लगते हैं। अब दोस्तों उसके बाद में जो एक फैमिली में चलता है डेली का रूटीन, अगर पति पत्नी है तो वो नज़दीक भी आएंगे, प्यार भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक प्रेमी भी था। अब आप लोग सोचिए कि एक पत्नी है और इसका एक प्रेमी है और इसका एक पति है, उस घर के अंदर रात का जो नज़ारा होगा या फिर दिन का जो नज़ारा होगा यकीनन वो हैरान करने वाला होगा। लेकिन दोस्तों ये जो चीज़ें थी ज़्यादा दिनों तो चल नहीं पाती हैं, लगभग 6 महीने तक ये लोग साथ रहते हैं। इसी बीच में झगड़े तकरार ये सारी चीज़ें लगातार होती रहती हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच में एक तारीख आती है, इसी 21 दिसंबर साल 2023, यानी अब से बस कुछ दिन पहले 21 दिसंबर साल 2023 को जो गर्जन यादव था और ये जो प्रियंका थी, ये दोनों एक प्लान बनाते हैं, और प्लान में ये बातें बनाते हैं कि जो शिवम है ये हमारे बीच एक तरीके से रोड़ा बना हुआ है, क्यों ना हम लोग शिवम को ही रास्ते से हटाते। इसीलिए इसी 21 दिसंबर को ये लोग प्लान बनाते हैं, और जैसे ही खाना खाने के बाद में शिवम जब सोता है और उसी समय उसकी जो पत्नी थी वो उसके ऊपर जाकर उसकी छाती पर बैठ जाती है और उसके गले को ज़ोर ज़ोर से दबाने लगती है। अब शिवम बेचारा उसकी जब आँख खुलती है तो वो विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन जो प्रेमी गर्जन यादव था वो शिवम के ऊपर कूद पड़ता है, हाथ में चाकू होता है, और उस चाकू से वो शिवम के ऊपर एक के बाद एक कई सारे हमले कर देता है। अब दोस्तों जब शिवम के ऊपर इस तरीके से एक तरफ पत्नी गला दबा रही है और दूसरी तरफ उसका प्रेमी चाकू मार रहा है, तो एक बेचारा विरोध कर सके या अपनी जान बचा सके तो कैसे बचाए। आखिरकार शिवम वहीं पर दम तोड़ देता है। जब वो दम तोड़ देता है तब ये प्लान बनाते हैं कि अब इस डेड बॉडी का क्या किया जाए। उसके बाद में उसकी डेड बॉडी को एक चादर में लपेटते हैं और रात के अंधेरे में थोड़ी दूर पर जाके एक मकान था जो कि खंडहर हो चुका था, उस खंडहर के अंदर ही उस डेड बॉडी को फेंक देते हैं। बहरहाल दोस्तों जब ये पत्नी पुलिस को ये पूरी बातें बताती है तो पुलिस भी ये सोचने के बाद में हैरान होती है कि क्या मामला था। एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ अपने पति के घर में रह रही थी और उसके बाद में इन लोगों ने कुछ ऐसा किया, चाहते ये दो लोग वहाँ से जा सकते थे या फिर पत्नी उससे तलाक ले लेती वगैरह वगैरह, लेकिन इन लोगों ने प्लान बनाया, प्लान के तहत एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के तहत उस व्यक्ति की हत्या कर दी। बहरहाल दोस्तों पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट से इन्हें जेल भेज दिया गया है। ये एक ऐसी कहानी थी कि जब लोगों ने सुनी तो लोग अपने कानों पे हाथ रख रहे थे कि ये किस तरीके की पत्नी थी, और सलाम है उस व्यक्ति जिसने अपनी जान दे दी भले ही, लेकिन वो अपने बच्चों के खातिर ऐसी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ में ले आया। लेकिन यहाँ पर गलती उसकी भी थी। उसको एक तरीके से अगर पत्नी चली गई थी तो उसको अगर पत्नी खुद वापस आ रही थी तब तो ठीक था, लेकिन वो पत्नी अपने प्रेमी को भी साथ लेके आ रही थी। अब आप लोग सोच सकते हैं कि एक मयान में 2 तलवारें कैसे रह सकती हैं, और इसी तरीके से इस तरीके का क्राइम हो गया। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताएगा। और दोस्तों कल के दिन जिन लोगों ने भी प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों कल के दिन जो हमारे वीडियोस पे कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं, इसमें राम प्यारे यादव जी हैं। ये लिखते हैं, सर नमस्ते प्रणाम, आपकी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगता है, आप हमेशा खुश रहें। राम प्यारे यादव आजमगढ़ से।
तो राम प्यारे यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में फूड रिव्यूज़ हैं, ये लिखते हैं वेरी गुड ब्रो, लव फ्रॉम दुबई। तो दुबई से हमारी कहानी सुनते हैं भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में गाने के दीवाने हैं, लिखते हैं मनीष कश्यप के सिविल इंजीनियर से पत्रकार बनने से लेकर 9 महीने जेल में रहकर बाहर आने तक की कहानी आप अपने अंदाज में सुनाइए। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है AS 617 करके है, लिखते हैं शाफिज जी आप हमेशा बहुत अच्छी सलाह देते हैं। तो भाई AS 617 जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपका जो हैंडल है उसको चेंज कर कर आप अपने नाम से कर लीजिए। उसके बाद में जो आपका नाम होगा वो भी मैं डेली पढ़ूंगा। उसके बाद में सुबोध कुमार जी हैं, लिखते हैं इन फैक्ट नाउ डेज गर्ल स्लिप्स ड्यू टू सोशल मीडिया, 90% फेल्स इन रॉन्ग ग्रिप। सुबोध कुमार BSF सिलीगुड़ी। तो सुबोध कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में वीरेंद्र गौतम हैं, लिखते हैं सर मैं आपकी स्टोरी हर रोज़ सुनता हूँ और बहुत अच्छी लगती हैं। सर कल मेरे बेटे विहान गौतम का बर्थडे है। मेरा नाम वीरेंद्र गौतम है और मैं UP उन्नाव से हूँ। तो वीरेंद्र गौतम जी आप UP उन्नाव से हमारी कहानी सुनते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में जो आपके बेटे हैं विहान गौतम, उनको उनके बर्थडे की उनको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है लिखते हैं ब्रिलियंट वर्क सर, आई कंटिन्यूसली वॉच योर वीडियोज़, लव फ्रॉम चंडीगढ़। सर आज मेरा बर्थडे है, ज़रूर विश करिएगा। तो गुरजोत सिंह जी आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उन सब की तरफ से। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये AS 617 ही हैं, लिखते हैं थैंक्स टू दैट नेपाली गर्ल संजय पटेल जैसे आप सब कहीं पर और कभी भी मौके की तलाश में रहते हैं, लड़की को सही सबक मिला। भाई AS 617 जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मोहम्मद रियाज हैं, लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी सर, माता पिता को केयर करना चाहिए, छोटी उम्र से बच्चों की केयर करें ताकि कुछ गलत ना करें बच्चे, थैंक यू। तो मोहम्मद रियाज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है लिखते हैं यूज़र, कहने का अंदाज़ बहुत खूबसूरत है, साहिल खान मधुबनी बिहार। तो साहिल खान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शहाबुद्दीन जी हैं जो प्यार दिखाते हैं, तो शहाबुद्दीन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये फैशन डिज़ाइनर हैं, लिखते हैं लड़का चाहता तो 35,000 बहुत आसानी से कमा सकता था, इसमें लड़की को बेचने की क्या बात थी। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है अनुज गोदारा हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, आपकी स्टोरी जो है वो सुनते हैं और 1 साल के बाद एक होती है, मेरे से बहुत अच्छी लगती है। क्या बोला? नमस्कार सर जी, आप कोई भी स्टोरी सुनाते हैं सब एक से बढ़कर एक होती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। अनुज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में MD ज़मीर हैं, लिखते हैं शावेज़ मलिक जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया नाम लेने के लिए, जवानी दीवानी होती है, होगा दीवाने होते हुए भाई। तो MD ज़मीर जी आपका धन्यवाद कि आपने कमेंट्स किया। उसके बाद में यूज़र है, लिखते हैं नेपाली लड़की को सलाम जिसने हेल्प की। तो भाई ऐसी सिचुएशन में अगर कोई व्यक्ति हेल्प करता है तो डेफिनेटली वो बहुत बड़ा एक तरीके से ऊपर वाले की तरफ से भेजा हुआ कोई इंसान है जिसने मदद कर दी। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये फौजिया खान है, लिखते हैं बिना सोचे समझे फ़ैसला नहीं करना चाहिए, माँ बाप के बच्चों के बारे में अच्छा फ़ैसला करते हैं। उसके बाद में सतबीर है, लिखते हैं ऐसी लड़कियों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है मोहम्मद शाहरुख हैं, लिखते हैं 28 दिसंबर को मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो भाई मोहम्मद शाहरुख जी आपका जो 28 दिसंबर को वेडिंग एनिवर्सरी है, आपको आपकी सालगिरह की बहुत सारी मुबारकबाद। उसके बाद में सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं भाई साहब अपनी आवाज़ में तंदूर कांड की कहानी ज़रूर सुनाइएगा। रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो रेनू सुनील त्यागी जी आप दोनों पति पत्नी की तरफ से भी ये कहा गया है कि तंदूर कांड को सुनाइए। वैसे आज मैं सुनाने वाला था लेकिन लेटेस्ट में एक ऐसी क्राइम की खबर आ गई जिसकी वजह से उसको कवर करना पड़ा। उसके बाद में यूज़र है, लिखते हैं तंदूर कांड ज़रूर सुनाइए। और उसके बाद में सर आप मेरे को 1 जनवरी को बर्थडे विश करना। नासिर पठान जी आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ अभी से एडवांस में। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं आज के ज़माने में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। उसके बाद में इरफान है, लिखते हैं भाई हम कोई हैरान और परेशान होंगे, जुमला आप ज़रा इस पे गौर कीजिएगा। जी भाई हैरानी परेशानी तो होती है अगर कोई इस तरीके की सिचुएशन में आ जाता है। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है मोहम्मद सलाम इस्लाम है, लिखते हैं लड़की के साथ बहुत अच्छा हुआ। भाई अच्छा नहीं हुआ उसके साथ में। उसके बाद में सुनील झाकर जी हैं, लिखते हैं सेंटर जेल बीकानेर से आपकी कहानी सुनते हैं। सुनील चौधरी नाम है। तो भाई सुनील चौधरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी कहानी सुनते हैं और इस तरीके से अपना प्यार भी बना रहे हैं। तो दोस्तों आज की कहानी के बारे में आप लोग अपना व्यू ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स करिएगा और हमारी कहानी सुनाने में कोई कमी है तो वो भी बताइएगा। आज भी कुछ कमेंट्स आए हैं जिसमें एक जुमले को बदलने की भी बात की गई है तो मैं उस पर भी गौर करूँगा।
और दोस्तों अगर आप लोग किसी को बर्थडे विश करना चाहते हैं, सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट्स कर दीजिए। तो मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।